हेलो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको एक टॉपिक की तरफ ले चलना चाहता हूँ, जहाँ पर आप एनालिसिस करें और देखें कि करंट हमारी सिचुएशन क्या है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। क्या हम एक्चुअल अपने पोटेंशियल को रीप अप कर पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? क्या लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं? जो हमें जीडीपी नंबर्स बताए जा रहे हैं, वो क्या शो करते हैं? हमारी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? इन सारी चीजों पर हमें एक बार नजर डालने की जरूरत है। कुछ अगर अच्छा नजर आता है तो गवर्नमेंट उसको क्लेम करने में आगे रहती है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है, क्या उसको भी एड्रेस किया जा रहा है इस राम राज में? मुझे नहीं लगता। इसको मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसा क्यों नहीं है, मेरे पास क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, वो है अर्बन रूरल डिवाइड। ये आप अगर देखें तो ये डिवीजन कई तरीके का है। ज्योग्राफिकली दे आर डिवाइडेड, economically they are divided, culturally they are divided, लिविंग स्टाइल्स इन द शहर में और रूरल एरियाज, गांव ग्रामीण एरियाज में कितना डिफरेंट है। सोशल कंस्ट्रक्ट दोनों जगह के डिवीजन डिवाइडेड है। रहते हम सब एक ही सिविलाइजेशन के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे और बारीक एनालिसिस करें तो हम दिखते तो एक ही गारलैंड के सारे फूल्स हैं, है ना? एक ही माला के सारे लोग फूल हैं, लेकिन उसमें कुछ एक जहां पर सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस से वो कर्टेल्ड है, उसको बेनिफिट रिप अप हो नहीं पा रहा। और इस पर गवर्नमेंट क्या काम करती है? जैसे गवर्नमेंट के एरियाज में मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा किस तरह का कंस्ट्रक्ट है। एक्चुअली ये डिविजन स्कीम है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन में डिफरेंसेस हैं शहरों के अंदर, गांवों के अंदर। ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्रिएट करता है। फिर एज ए रिजल्ट क्वालिटी ऑफ जॉब्स में डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन? इनकम डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे रूरल और अर्बन एरियाज। फिर या तो लार्ज स्केल माइग्रेशन होगा, जैसे शहर में लोग जाएंगे और फिर शहर के हालात, उस एक किसी शहर के अपनी एक कितने लोगों को रख सकता है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है। फिर अगर उससे नंबर ऑफ ज्यादा लोग उसमें रहने लगे जाएंगे तो उस एरिया का भी अपना नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है माइग्रेट करने की वजह से। तो रूरल माइग्रेशन को भी एड्रेस करना है। अगर क्वालिटी एजुकेशन, जॉब की अपॉर्चुनिटी हमारे गांवों में मिले, है ना, तो लोग माइग्रेट क्यों करेंगे? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। अब ग्रामीण और रूरल एरियाज में डिवीजन क्रिएट हो जाएंगे। इक्वल पे तो छोड़िए, इंटरनेट नहीं चल रहा है आजकल गांव की तरफ, पुअर इंटरनेट सर्विसेज हैं। आप रियलिटी अगर गांव पे देखेंगे तो दे आर क्वाइट डिफरेंट। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होने की तो बात छोड़ दो, 10-12 घंटे भी नहीं है। नहीं, केरोसिन ऑयल्स वहां पे जाने बंद हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम के तहत पहले होते थे, वो भी बंद हो गए। मैं तो गांव से कनेक्टेड हूँ, मैं उसको समझ सकता हूँ कि वहां पे क्या चीजें चल रही हैं। तो इस तरह से एक फैसिलिटीज ना होने, एम्यूनिटीज ना होने की वजह से
रूरल एरियाज पहले तो कर्टेल हो जाते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एक सिस्टम में फंस जाता है जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन क्या गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है? पार्शली। आउट ऑफ 10 में 4 नंबर दूंगा। गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना कि उसको चाहिए। और अगर ये डिफरेंसेस क्रिएट होते गए, ये जो डिफरेंसेस हैं इसकी जनरेशन टू जनरेशन इसमें नजर आती है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट 25 साल के बाद पता चलता है ना? तो जो हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन बचपन से हुई है, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अभी 25 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अब मैं समझने लगा हूँ कि एक जनरेशन आगे चली गई है ना। अब जो वहाँ पे उसने पढ़ाई लिखाई की थी उसको परफॉर्म करने के समय आ गए हैं, है ना। तो नेक्स्ट ये भी इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन चीजें होती हैं। अगर आपने क्वालिटी उस समय ना दी तो वो पैरालाइज्ड सिस्टम बन जाएगा। तो वही मिस्टर रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर है, जिनके कॉन्टेक्स्ट में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो अभी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जो है उस पर लेक्चर दे रहे थे, मेकिंग इंडिया इन एडवांस इकोनॉमी बाय 2047, व्हाट विल इट टेक, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। इस पर वो बात कर रहे थे। उन्होंने काफी कुछ पॉइंट आउट किए इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखिए, ऐसा है कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अपने राय हो सकते हैं, हमारे अपने राय हैं। गवर्नमेंट की अपनी एक अलग ही राय होती है, जो उसके अपने प्रायोरिटीज भी हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो लोगों के प्रति, मैंडेट के प्रति उनको जवाबदेही भी तय करनी होती है। तो गवर्नमेंट नोज दैट। लेकिन हम लोग एनालिसिस करने वाले लोगों के पास पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना। हम लोग उसको क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं। को हमको गवर्नमेंट को प्लीज करना या फिर रघुराम राजन को प्लीज करना, भारतीय पॉपुलेशन को ये उनका काम नहीं है ना। वो किस एरिया में चीजें गलत हो रही है उनको लगता है, इसलिए वो बोलते हैं, है ना। उनका ये कदाचित पर्पज नहीं है कि हम भारत को क्रिटिसाइज करें या फिर किसी और गवर्नमेंट को करें या भारतीय लोगों को करें। लेकिन भारत की इकोनॉमी किस तरह चल रही है, क्या इसमें लैगिंग है, क्या इसमें होना चाहिए, उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको रखते हैं। इसलिए हमें उनको गाली देने की या हमको खुद को गाली देने की, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसा ना करें, है ना, कि हमारे ऊपर ही भड़क जाए, है ना। हम लोग पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। हमको वोट नहीं मिलता किसी से। कि हम जो लोग समझते हैं कि इस तरह है चीजें, हम उस डेटा के बिहाफ पर बोलना शुरू करते हैं, ठीक। और पब्लिक ओपिनियन इसी ग्राउंड्स पर बनने चाहिए। जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को जानना चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, रूरल अर्बन डिवीजन क्यों है, माइग्रेशन क्यों हो रहे हैं लार्ज स्केल, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयड लोग क्यों हैं, किस किस एरिया में हमारी इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, किस एरिया में लैगिंग है, किस एरिया में लीड कर रही है। ये सारे इश्यूज को हमें एड्रेस करने और बातचीत करने की जरूरत है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हमारा लो है, जबकि वुमेन्स फीमेल्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अलार्मिंगली लो है। हम पूरे एशियन, साउथ एशियन रीजन में सबसे नीचे हैं, 37%। बाकी हर कंट्रीज में लोग काफी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएचडी स्टूडेंट्स जो अप्लाइंग फॉर जॉब जीपीओन, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है भारत के अंदर। अब आप उस पर क्वालिटी पे बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप डिबेट कर सकते हैं कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेट जॉब्स जो है वो लिमिटेड है, तो डेफिनेटली कितना भी टैलेंटेड लोग, है ना, वो बाहर चले जाएंगे। सपोज करो, जिसको आप बहुत होशियार समझते हैं, 1000 लोगों को भारत से सेलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ सीट ही 100 रहे, है ना, तो उसमें 900 बाहर जाने जाएंगे ही जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो। तो क्या बात समझिए आप, है ना। तो बुद्धिमानी का पैरामीटर सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम है। अब वो जो 900 बचेंगे वो डिफरेंट सेक्शंस में जॉब करने के लिए जाएंगे, ठीक है। कोई पियोन भी अप्लाई करेगा
तो आप उस पर आर्गुमेंट करें कि इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है एजुकेशन में वगैरह वगैरह, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो जॉब वर्किंग एज पॉपुलेशन है अबव 15 साल और 64 साल के अंदर में, जबकि 60 साल भारत 59 ईयर इंडिया लेता है, लेकिन 65 तक लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिसमें हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन करीब अगर आप देखें तो 750 मिलियन 750 मिलियन से ऊपर लोग हैं हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो जिनको अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसमें काफी कुछ है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब चाइना और साउथ कोरिया, जापान, ये सारे लोग इसी स्टेज में थे जिस स्टेज में आज इंडिया है, तो इनका ग्रोथ रेट 16%, 15% था उस जमाने में जब वो लोग ग्रोथ कर रहे थे इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर, जिस पर भारत आज क्लेम करता है 6% ग्रोथ रेट, और उस पर वो गर्व भी फील करता है। तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन देयर, है ना? डेफिनेटली रॉन्ग तो है। एक्चुअली उन्होंने भी कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। आप जो भी फैक्टर्स में इन्वॉल्व करना चाहें, एजुकेशन में लैगिंग है या क्वालिटी में डिफरेंसेस हैं, हमारे पास ग्रेजुएट्स कम है या ज़्यादा हैं, जो भी है, तो आप जो भी पॉइंट उसमें लेंगे उसका एक डिफरेंट आउटकम्स होगा। लेकिन emphasize that there is need to focus on improving the human capital and enhancing their skills. स्किल सेट भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में, तो उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कांग्रेस के पास जो अभी अप्रेंटिस का जो उन्होंने एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अप्रेंटिस कराएंगे, 1 लाख रुपए भी लोगों को देंगे। तो ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन गवर्नमेंट इसको करा सकेगी? अभी भी तो कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लोग चलाते हैं, पता नहीं कहाँ चलता है, चलाता कौन है, लेकिन स्किल सेट हमारे पास नहीं है। मैं यही हर दिन सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और मुझे कोई गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत कभी कोई मिला नहीं कि मुझे बताए कि कहाँ से उसने स्किल लेनी है। इवन दो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो प्रॉपर स्किल्ड नहीं है ना? तो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल करके हम उसको कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि इनको स्किल मिल जाएगी? हमारे पास पॉलिटेक्निक है, आईटीआई इंस्टीट्यूशंस हैं, बीटेक जो मोस्टली हो रहे हैं, ये सारे विदाउट एनी क्वालिटी हैं, समझ रहे हैं आप? तो जब इनमें ही क्वालिटी नहीं है तो आप एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो उसमें कौन सी क्वालिटी आ जाएगी? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, और क्योंकि मैं भी खुद भी ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियर, तो मैं समझ सकता हूँ कि चीजें किस तरह हैं। क्वालिटी में हम काफी लैकिंग हैं, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम है, और लेकिन ठीक है, इसी तरह इंडियन लीडरशिप साथ डेमोक्रेसी तो इसी तरह चलती ही है ना? प्राइवेटाइजेशन जब से किया गया एजुकेशन का, फिर उसमें बहुत सारी चीजें की गई, उससे बेनिफिट रिप कर लिया बिजनेसमैन क्लासेस ने। उन्होंने उनके ऊपर कोई मॉरल जिम्मेदारी तो थी नहीं, है ना, कि लोगों के अंदर क्वालिटी देनी है नहीं देनी है, क्या करना है। एजुकेशन में भी मॉरल जिम्मेदारी का भी क्वेश्चन अगर उठता है तो समझ में आता है कि कंप्लीटली बैंकरप्ट सिस्टम है ना, कोलैप्स्ड सिस्टम जिसमें हम खुद रहते हैं। ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसको कि प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए देखिए अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो फंक्शन नहीं कर सकते, एडमिशन्स नहीं हो रहे, लोग अपने डिफरेंट डायरेक्शन में जॉब करने या फिर कुछ और काम करने लग रहे हैं। लाख लाख रुपए आप खर्च करते हैं विदाउट एनी क्वालिटी, सो इससे आपको इम्पैक्ट होता है। सो अगर आप देखें तो लोग अब इंजीनियरिंग करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं हो रही है। तो
अब मिस्टर राजन के कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिसपे मैं नाखुश भी हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो अभी हम स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, चिप यूनिट्स, फैक्ट्रीज, वो ठीक नहीं है। उस पे इंडिया को फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जॉब क्रिएट करने की डायमेंशंस, उसमें ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं होगी, है ना। तो इसलिए उस एरिया में काम गवर्नमेंट को ना करके, ऐसा इनका मानना है, जबकि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें भी करे, और बाकी जो सेक्टर्स हैं, लेदर है, टेक्सटाइल्स है, डिफरेंट और सारे सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं। एमएसएमई सेक्टर है हमारा, तो उसको भी, उस पर भी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट किया जाना चाहिए, है ना। सो ये सारे आर्गुमेंट्स हैं, और उन्होंने भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बात की इंडियन पॉपुलेशन के बारे में, अच्छी बातें भी की। बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति वो क्रिटिकल भी हैं, कांग्रेस के प्रति उन्हें कुछ अफेयर्स भी दिखाई देता है, शायद उनमें उनका अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो उनके अपने देखने के नजरिए हो सकते हैं, उस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन एज ए गवर्नर, एज ए प्रोफेसर, मिस्टर Raghuram Rajan ji is definitely a very good, nice man, and he shares his thought here and there, always. True patriot of India, I can call him. That's why he became the governor of India, as a RBI governor, and he resigned from the post due to the differences with the government, Modi government on that time. So thank you very much, my friends, for listening my discussion. And these are the points he made, and I share with you. So thank you very much for listening. Thanks a lot.